आइए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रीस्टार्ट पे। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए, हम जो आज सीरीज का 5वां टेस्ट सीरीज चल रहा है, आपको बीपीएससी म्यूजिक यानी संगीत शिक्षक भर्ती, अगर आप चाहे आप 9-10 के हो, चाहे आप 11-12 का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप बिहार स्टेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, पेपर 1 या 2, सब के लिए सेम अप्लीकेबल है। सब में आप जो है आपको फायदा करेगा ये वाला जो भी टेस्ट सीरीज चलता है। ये संगीत का सबका क्वेश्चन एक ही जैसा होता है। ये नहीं कि अब अलंकार इसमें कुछ और पूछेगा और +2 में कुछ और, ऐसा कुछ नहीं होता है। सबका सेम ही होता है। तो चलिए आज का 5वां टेस्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हर दिन देखते रहने को मिलेगा। तो आइए चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। दोस्त को शेयर करना नहीं भूलिएगा, दोस्त को शेयर भी कर दीजिए। चलिए फर्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए क्या है, 71 नंबर है हम लोग का संगीत का जो पहला प्रश्न आता है, 71 नंबर। इससे पहले आपको जीएस रहता है। तो पार्ट 3 हम देखते हैं संगीत में। अलंकार क्या है? अलंकार किसे कहते हैं? वाद्य है, टेम्पर है, मेलोडिक या हार्मोनिक सौंदर्य है। तो अलंकार हम लोग जानते हैं, अलंकार किसे कहा जाता है? कोई भी राग को गाने के लिए, उसके सुंदरता को बढ़ाने के लिए अगर कोई स्वर संगति हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसे ही क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार एक विशेष प्रकार का जो है मेलोडिक या हार्मोनिक सौंदर्य है। मेलोडिक या हार्मोनिक सौंदर्य है जो कि क्या करते हैं, हम लोगों को संगीत रचना को सुंदर बनाता है। और संगीत रचना को जो है सुंदर बना के उसको क्या करता है, ऋचा को क्या करता है, आदमी के रुचि को बढ़ाता है। तो मेलोडिक या हार्मोनिक सौंदर्य हो जाएगा अलंकार। राइट आंसर आपको सी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 72 में क्या है, ठुमरी के मुख्य कितने प्रकार माने जाते हैं? तो ठुमरी के जो मुख्य प्रकार है आपको 2 प्रकार माने जाते हैं। ठुमरी के कितने मुख्य प्रकार है? 2 प्रकार। एक तो है बोल बनाओ की ठुमरी। क्या है? एक है आपको बोल बनाओ की ठुमरी, बोल बनाओ की ठुमरी, ठीक। और दूसरा है आपको एक बोल बांट की ठुमरी। दूसरा क्या है? बोल बांट की ठुमरी। बोल बांट की ठुमरी याद रखिएगा। आपको ठुमरी का प्रकार अगर पूछा जाए तो 2 गुण होता है, एक बोल बनाओ की ठुमरी होता है, एक बोल बांट की ठुमरी होता है। थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखा रहा है ना। हाँ चलिए, तो एक बोल बांट की ठुमरी हो गया। बोल बनाओ की ठुमरी को बनारसी ठुमरी भी कहा जाता है। अब ये भी बात याद रखिएगा, ये बोल बनाओ जो ठुमरी है इसको बनारसी ठुमरी भी कहा जाता है। क्या? बनारसी ठुमरी भी कहा जाता है। बनारसी ठुमरी कहा जाता है इसको, ये भी बात आप याद रखिएगा। और बोल बनाओ के बाद बोल बांट ठुमरी जो है, इसका जो विस्तार है आपको अधिक विस्तार नहीं होता है। बोल बांट ठुमरी का अधिक विस्तार नहीं होता, इसका शब्द जो है ना बंदिश प्रधान ठुमरी होता है, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 73 में है, चतुरंग के कितने अंग हैं? तो हम लोग जानते हैं चतुरंग नाम से ही है चतुरंग, और 4 प्रकार होते हैं। चतुरंग के अंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मारवा थाट की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? तो मारवा थाट में क्या लगता है? कोमल रे लगता है और म तीव्र लगता है। तो हम लोग मारवा थाट पहचान जाते हैं। रे कोमल और म तीव्र देखते ही क्या पहचानेंगे? मारवा थाट है। गौनी कोमल देखते क्या पहचान लेते हैं कि यह काफी थाट से संबंधित है ना। गौनी अगर कोमल देखते हैं तो राइट आंसर आपको हो गया ए नंबर। फिर देखिए स्वरों को विलंबित लय में फैलाकर गाना क्या कहलाता है? स्वर को अगर हम विलंबित लय में फैलाकर गाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहा जाता है? मान लीजिए राग का जो है आपको स्वर को विलंबित लय में फैलाते हैं, तो जैसे कि सा राग गा रहे हैं कोई, तो आलाप को ही स्वर विस्तार कहा जाता है, ठीक ना। आलाप को क्या कहते हैं? स्वर विस्तार कहते हैं। तो स्वर विस्तार ही कहा जाता है। जैसे मान लीजिए बिलावल का स्वर विस्तार जो होता है ग रे सा रे सा ग, ऐसे करके जो थोड़ा सा विस्तार होता है, आ का जो मात्रा आ जाता है, स्वर का जो विस्तार करते हैं, तो वो आपको स्वर विस्तार कहा जाता है। यहाँ पे कहीं ऑप्शन में आपको स्वर विस्तार है ये नहीं, संवादी वादी तान है। तो वादी तो होता है आपको प्रधान होता है, प्रधान स्वर कहते हैं। कोई भी राग का जो प्रधान स्वर होता है उसको वादी कहते हैं। संवादी कहते हैं प्रधान स्वर के बाद जिसका स्थान आता है, दूसरा स्थान रहता है संवादी का, यानी वादी का सहायक होता है संवादी। वादी का सहायक होता है संवादी। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ ऑप्शन आपको स्वर विस्तार है ही नहीं, तो होना चाहिए था स्वर विस्तार, ठीक ना। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 75 के बाद 76 है, किसने वाद्यों को 4 वर्गों में बांटा है?
तो हम लोग वाद्यों को 4 वर्गों में कौन, संगीत रत्नाकर जो है किसने लिखा है, सारंग देव के द्वारा लिखा गया आपको संगीत रत्नाकर। तो संगीत रत्नाकर में वाद्य को 4 प्रकार में बांटा गया। संगीत रत्नाकर में वाद्य को कितने प्रकार में बांटा गया, 4 प्रकार में। कौन कौन वाद्य में बांटा गया है, एक तो तत्वाद होता है, एक होता है आपको अवनद वाद, एक होता है आपको घनवाद, और एक और क्या होता है, सुशीरवाद होता है। तो यही 4 प्रकार में बांटा गया है किसको, वाद्यों को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 76 के बाद हो जाएगा आपको 77 नंबर। आइए 77 नंबर देखते हैं। 77 में क्या है, 77 में है ऑर्केस्ट्रा की संज्ञा किसे दी गई है। तो हम लोग ऑर्केस्ट्रा की संज्ञा जो है हिंदी इसका होता है आपको वृंद वादन। ऑर्केस्ट्रा की संज्ञा किसे दी गई है, वृंद वादन को। तो राइट आंसर इसका बी नंबर। फिर देखिए यह राग बिलावल थाट का है। तो इसमें कौन राग बिलावल थाट का हो जाएगा, तो राग शंकरा जो है आपको बिलावल थाट का है। इसमें जो है शब्द शुद्ध स्वर लगता है, तो इसीलिए ये क्या हो जाता है, जो जिसमें शब्द शुद्ध स्वर लगता है वो आपको बिलावल थाट का माना जाता है। वेंकटमुखी द्वारा कितने मेलों की रचना की गई है। तो ये वेंकटमुखी जो दक्षिण के पंडित हैं, और ये जो है आपको 17वीं लगभग 17वीं शताब्दी के आसपास में, किस शताब्दी में, 17वीं शताब्दी के आसपास में आपको इनके द्वारा एक पुस्तक लिखा जाता है। कौन सा पुस्तक, चतुर्दंड प्रकाशिका। चतुर्दंड प्रकाशिका याद रखिएगा। उस टाइम में कोई पुस्तक नहीं लिखा जा रहा था, चतुर्दंड प्रकाशिका, क्योंकि इस टाइम में जो है ना आपको 17वीं शताब्दी के आसपास अंग्रेज का शासन आ गया, और ये जो आ गए थे अंग्रेजों का भी आ गया था, और उससे पहले मुसलमान शासन काल था, औरंगजेब और का टाइम था। तो उस टाइम में कहीं भी औरंगजेब के टाइम में आप जानते हैं कि संगीत को क्या किया गया था, संगीतक सबको बहुत संगीतज्ञ सबको परेशान करके उसको मार दिया गया था, और बहुत सारे पुस्तक को जला दिया गया था औरंगजेब के द्वारा। इसीलिए जो है ये वेंकटमुखी ही एक व्यक्ति थे उस टाइम में, जो इसका एक पुस्तक वहाँ देखने को मिलता है, चतुर्दंड प्रकाशिका, जिसमें कि इन्होंने 72 मेल गणित के द्वारा सिद्ध किया है। 72 मेल, या मेल को ही हम लोग थाट कहते हैं। जैसे हम लोग को 10 थाट होता है उत्तर भारतीय यानी हिंदुस्तानी संगीत में, उसी तरह दक्षिण में कर्नाटकी संगीत में 72 मेल की रचना की गई। किसके द्वारा, तो वेंकटमुखी के द्वारा 17वीं शताब्दी के आसपास में। तो प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न, लगभग सब एग्जाम में देखने को मिल जाता है। भरत ने अंतर्गंधार स्वर को किस ध्वनि पर माना है। भरत ने अंतर्गंधार स्वर को किस ध्वनि पर, देखिए अंतर्गंधार जो है भरत ने 2 जो है आपको विकृत स्वर माना है। भरत के द्वारा 2 विकृत स्वर माना गया है। कौन सब 2 विकृत स्वर माना गया, एक तो माना गया है आपको अंतर्गंधार, अंतर्गंधार, और दूसरा क्या है, दूसरा माना गया है आपको काकली निषाद, काकली निषाद माना गया। ये भरत के द्वारा माना गया है क्या, 2 माना गया। भारत ने अंतर्गंधार स्वर को किस ध्वनि पर माना, ये आपको विकृत स्वर 2 हो गया, अंतर्गंधार और काकली निषाद। काकली निषाद जो है आपको यह दूसरी श्रुति पर माना गया, ठीक है, दूसरी पर, और अंतर्गंधार को 11वीं श्रुति पर माना गया। यहाँ क्या पूछा जा रहा है, अंतर्गंधार स्वर को किस ध्वनि पर माना गया, तो 11वीं श्रुति हो जाएगा। राइट आंसर आपको सी नंबर हो जाएगा। फिर देखिए तबले में कितने गट्टे होते हैं। तो तबले में आपको 8 गट्टे होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। तबले में कितने गट्टे होते हैं, तबले के किस भाग को क्या कहा जाता है, इस टाइप का। इससे पिछले बार पूछा भी गया था। तो तबला जो बना होता है, तबला के जो बीच वाला हिस्सा होता है, यहाँ सियाही और इसके बीच के हिस्सा को जो व्हाइट वाला सफ़ेद वाला भाग बीच में रहता है, इसको क्या कहते हैं, तो इसको लव कहते हैं। यही बात पूछा गया था इस बार बीपीएससी में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सोमनाथ के अनुसार कितने मेल माने गए हैं। देखिए पंडित वेंकटमुखी तो आपको 72 मेल थाट माने हैं, सोमनाथ के अनुसार आपको 23 मेल माने गए हैं, ठीक है। और वैसे अभी जो प्रचलित में है दक्षिण में, अभी कितने मेल प्रचलित है, अभी दक्षिण में आपको 19 मेल थाट प्रचलित है, 19 मेल प्रचलित है दक्षिण यानी कर्नाटक संगीत में। कर्नाटक संगीत में कितना अभी प्रचलित है, 19 है। और हम लोगों को कितना प्रचलित है अभी, हम लोगों को उत्तर भारतीय में 10 मेल या थाट प्रचलित है, और ये सोमनाथ के अनुसार आपको 23 माना गया। तो सब बात आपको याद रखना है, कुछ भी पूछा जा सकता है। वैदिक कालीन संगीत का एक महत्वपूर्ण अंग क्या है। तो वैदिक कालीन संगीत का जो एक महत्वपूर्ण अंग था आपको सामगान था। उस टाइम में जो वैदिक काल में क्या हुआ करता था, सामगान जो होता था वैदिक काल में, संगीत का एक विशेष प्रकार था, और गायक और वादक एक साथ संगीत का आनंद लेते थे, तो उस सामगान के अंतर्गत होता था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ताल के कितने प्राण होते हैं। तो हम लोग जानते हैं ताल के जो प्राण होते हैं आपको 10 प्राण होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर देखिए नेक्स्ट प्रश्न, प्रणब भारतीय के लेखक कौन है। तो प्रणब भारतीय के लेखक हम लोग जानते हैं कि कौन है, ओमकार नाथ ठाकुर जी है प्रणब भारतीय के लेखक।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जनक राग का स्वर संरचना कैसी होती है। तो जनक राग का जो स्वर संरचना होता है वह आपको श्रुतियों पर आधारित होता है। तो श्रुतियों पर आधारित स्वर का समृद्ध होता है। तो श्रुति वाला ऑप्शन कहाँ, अविभाजित श्रुतियों पर आधारित स्वरों का समृद्धि जो है, यही क्या हो जाएगा आपको, जनक राग का स्वर संरचना हो जाता है। इसमें होता है क्या है जनक राग में आपको, जिसमें स्वरों को बिना किसी संगीत के पूर्णता से प्रस्तुत किया जा सकता है, बिना किसी संगीत के पूर्ण रूप से प्रस्तुत किया जा सकता है, वही क्या हो जाता है आपको, जनक राग का हो जाता है। जैसे जनक थाट होता है ना राग, जनक राग किसे कहते हैं, कोई भी थाट, जैसे बिलावल थाट का जो खुद का एक राग है आश्रय राग, उसी टाइप से जनक राग होता है। उससे जो निकलता है नया राग जो बनता है बिलावल से, काफी से, खमाज से, जिससे जो राग बनता है वो सब उसका क्या हो जाता है, जनक राग। आश्रय राग होता है जो उसी नाम से उस राग होता है, उसको आश्रय राग कहते हैं। ठीक है, दोनों बात आप याद रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कितना नंबर हो जाएगा, 87। अब देखिए यहाँ क्या है, वर्जित स्वर का अर्थ है। तो वर्जित स्वर का अर्थ क्या होता है, वर्जित स्वर का अर्थ होता है निषेधित स्वर। निषेधित मतलब क्या, वर्जित मतलब बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है तो नहीं करना है, ये नहीं को अगर आप वर्जित स्वर का प्रयोग कर देते हैं तो वो राग का बिल्कुल स्वरूप ही बिगड़ जाएगा। विवादित शब्द का प्रयोग कर लेते हैं सावधानी से, लेकिन वर्जित स्वर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना। अगर आप कहीं पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो देखते होंगे कि सिगरेट का सिंबल बना हुआ रहता है और उसमें जो है आपको आग लगा करके उसको काटा हुआ, क्रॉस किया हुआ रहता है। वो जो क्रॉस किया हुआ है उसका मतलब है निषेधात्मक चिन्ह, आप वहां पे सिगरेट नहीं पी सकते। उसी तरह वर्जित स्वर जो होता है संगीत में, कहने का मतलब ये है कि अगर वर्जित हो चुका है प, तो आप प को बिल्कुल दबा ही नहीं सकते, लगा ही नहीं सकते, चाहे मोह हो वर्जित, जिस स्वर में जो वर्जित हो तो उस स्वर का आप प्रयोग उसमें नहीं कर सकते हैं। वर्जित मतलब निषेधित स्वर होता है। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, बी नंबर। फिर देखिए पाश्चात्य संगीत में कितने स्वर होते हैं। तो पाश्चात्य संगीत में जैसे हम लोगों का 7 स्वर होता है, वैसे ही पाश्चात्य संगीत में भी क्या 7 स्वर होते हैं। क्या क्या, सा, रे, ग, म, प, ध, नी। जैसे हम लोग का होता है वैसे भी वो होता है, वहाँ भी होता है। लेकिन पाश्चात्य संगीत में जो होता है ना, इसको क्या सोल्फा नोटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, सोल्फा नोटेशन कहते हैं। ये बात आप याद रखिएगा, पाश्चात्य संगीत में से क्या कहते हैं, सोल्फा नोटेशन कहते हैं। ये बात आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ओमकार नाथ ठाकुर जो है किस कला विश्वविद्यालय का निर्माण कराए थे। तो ओमकार नाथ ठाकुर के द्वारा जो है ना, आपको पता होना चाहिए, बीएचयू में जो है ना एक संगीत यूनिवर्सिटी का, म्यूजिक का जो है, आपको बीएचयू में ओमकार नाथ ठाकुर के द्वारा संगीत महाविद्यालय का निर्माण करवाया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का वैसे स्थापना किया गया है। बीएचयू की स्थापना किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया। इसका स्थापना आपको मदन मोहन, ये पूछ सकता है आपको जीके में, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। ठीक है, बीएचयू का। लेकिन ये जो आपको बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में संगीत का विश्वविद्यालय स्थापित करते हैं, कौन करते हैं, तो अपने ओमकार नाथ ठाकुर जी करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए है, घराना का अर्थ क्या होता है। घराना का अर्थ होता है किसी चीज का, आप अगर घराना की बात करते हैं तो उसमें परंपरा के अनुसार उसका, जैसे कि हम लोग का ही कोई परंपरा होता है, अपना फैमिली में कोई परंपरा होता है, हमारे देवता में कोई कुछ मानते आते हैं जो पर पूर्वज हमारे, उसी हिसाब से परंपरा होता है। तो वही होता है गायन शैली का भी परंपरा, कि गायन शैली का एक परंपरा है, एक परिवार है, संगीतक ज्ञान को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो वही घराना का अर्थ क्या होगा, गायन शैली हो गया। राइट आंसर हो जाएगा आपको गायन की शैली, किस प्रकार से इससे पहले उस घराना में लोग गाते आए हैं, उसी प्रकार से उस घराना को आगे बढ़ाते आए हैं सब। ठीक ना। धातु ठी एक छोटी पत्ती जिससे सरोद बजाए जाते हैं। धातु ठी ने, धातु की जो है ना एक छोटी पत्ती जिससे सरोद बजाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं। सरोद जो बजाया जाता है आपको जवा कहते हैं उसे। ठीक है ना, सरोद जो बजाते हैं, जिस धातु के पट्टी से छोटी सी पट्टी रहता है, एक पट्टी होना चाहिए, तो उसे क्या कहते हैं, सरोद बजाए जाते हैं जवा से। और एक होता है क्या, हम लोग जो बजाते हैं सितार को, सितार को किससे बजाते हैं, मिजराव से बजाते हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, मिजराव। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जाति के लक्षण कितने हैं। तो जाति के लक्षण आप जानते हैं, भरत के समय ही जाति के कितने 10 लक्षण माने गए। ग्रह, अंश, न्यास, अपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, सारत्व, ये और ये सब जो टोटल 10 लक्षण माने गए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 93 नंबर ना, संगीत रत्नाकर किसकी रचना है। तो संगीत रचनाकर आपको बता चुके हैं, सारम देव की रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। फिर देखिए वैदिक कालीन मतंग के द्वारा जो है ना बृहदेशी ग्रंथ लिखा गया। ये मतंग के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया है,
विदेशी ग्रंथ लिखा गया, ये भी देख लीजिए। और अहोबल के द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया? संगीत पारिजात किसके द्वारा लिखा गया? संगीत पारिजात। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख करके अगर आप पढ़े हुए हैं संगीत को विस्तृत रूप से अगर आप पढ़ते हैं, बुक पढ़ते हैं कोई, चाहे आप अगर देख रहे हैं अभी वीडियो, तो अच्छा से अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको अपने आप आंसर निकलते जाएगा इसमें। तो देख लीजिए, संगीत रत्नाकर हो गया सारंगदेव, विदेशी का हो गया मतंग, और संगीत पारिजात का हो गया अहोबल। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वैदिक कालीन संगीत क्या है? अति प्राचीन भारतीय संगीत। तो वही अति प्राचीन भारतीय संगीत को ही क्या कहते हैं? वैदिक कालीन संगीत कहते हैं। तो 94 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, वाद्य वर्गीकरण क्या है? संगीत का विभाजन, वाद्य संगीत का क्षेत्र, वाद्य संगीत में उपयोग होने वाले यंत्रों की व्यवस्था। तो वाद्य वर्गीकरण क्या हो जाएगा? हम लोग जो संगीत में उपयोग करते हैं यंत्र का, उसी हिसाब से ना वाद्य वर्गीकरण किया गया है। तो वाद्य संगीत में उपयोग होने वाले यंत्रों को क्या कहते हैं? वाद्य वर्गीकरण कहा जाता है। इसमें जो है ना यंत्रों की व्यवस्था और संगतता का अध्ययन किया जाता है वाद्य संगीत वर्गीकरण में। तो राइट आंसर है इसका सी नंबर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कितना नंबर तक हो गया? 95 के बाद आइए 96 नंबर देखते हैं। 96, चलिए फिट हो गया। 96, भारतीय संगीत में कितनी श्रुतियां माने गए हैं? तो हम लोग जानते हैं भारतीय श्रुति में एक सप्तक में कुल 22 श्रुतियां माने गए हैं। और जैसे ही एक सप्तक यानी ये मध्य सा से अगर हम तारसाम की तरफ जाते हैं, तो जैसे ही यहाँ जाते हैं तो ये अपना पहला श्रुति इस दूसरा सप्तक में जाने के बाद क्या होता है? अपने श्रुति का दुगुना हो जाता है यहाँ जाने के बाद। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। और भारतीय संगीत में श्रुतियां 22 मानी गई है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, भारतीय संगीत में आपको मूर्छना कितने मानी गई है? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो इस बात को याद रखिएगा। मूर्छना जो है टोटल 21 मूर्छना मानी गई है। और 21 मूर्छना कैसे मानी गई है? तो टोटल कै गो ग्राम होता है? 3 गो ग्राम होता है। एक होता है षडज ग्राम, ये बात आप जानते होंगे। एक होता है षडज ग्राम, एक होता है मध्यम ग्राम, और एक क्या होता है? गंधार ग्राम। भरत तो ऐसे 2 ही ग्राम माने थे, लेकिन गंधार ग्राम भी था। गंधार ग्राम को भरत के द्वारा क्या स्वर्गवासी ग्राम इसको माना गया था। स्वर्गवासी ग्राम इसलिए कहा गया कि इसका कहना था कि गंधार ग्राम प्रचलित में अभी भी नहीं है उतना प्रचलन में। स्वर्गवासी ग्राम इसी को कहा जाता है, गंधार ग्राम को। याद रखिएगा ये बात। तो षडज ग्राम में 7 स्वर लगता है, 7 मूर्छना हो जाता है। मध्यम ग्राम का 7 मूर्छना और गंधार ग्राम का 7 मूर्छना। तो टोटल कितना मूर्छना हो गया? 7 या 21 मूर्छना हो गया। तो मूर्छना अगर पूछे 21 को एकदम एक सप्तक में अगर पूछ दे तो एक सप्तक में आपको 7 मूर्छना हो जाता है। ठीक ना, एक सप्तक में नहीं, एक सप्तक में तो टोटल 21 मूर्छना हो जाएगा। गलत बोला गया हमसे। एक सप्तक में नहीं, एक ग्राम में आपको 7 मूर्छना होता है। ठीक है, और एक सप्तक में 21 मूर्छना होता है। ठीक, राग जाति का निर्धारण किसके आधार पर करते हैं? श्रुति आधार पर, स्वरों की संख्या के आधार पर, मूर्छना के आधार पर, या एक से अधिक, या इनमें से कोई नहीं? तो राग जाति का जो निर्धारण होता है वह आपको स्वरों की संख्या के आधार पर होता है। राग कौन राग का जाति क्या है? राग जाति का निर्धारण आपको स्वरों की संख्या के आधार पर होगा। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि स्वरों की संख्या जो है ना उसी के आधार पर रागों का वर्गीकृत किया जाता है। 7 स्वरों को अगर मिला देते हैं तो एक सप्तक बनता है। इसी के अनुसार रागों को विभिन्न ग्रामों में वर्गीकृत करते हैं, जैसे कि थाट होता है आपको, बिलावल, काफी, भैरव, इस सब में। तो स्वरों के इसी व्यवस्था के आधार पर राग अपनी विशेषता और भावना को व्यक्त कर पाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, स्वर व्यवस्था का क्या अर्थ होता है? संगीत में रागों का आदान प्रदान या संगीत में स्वरों की क्रमबद्धता। देखिए, स्वर व्यवस्था जो होता है, आपको संगीत में जो स्वरों की क्रमबद्धता है उसे ही क्या कहते हैं? स्वर व्यवस्था। संगीत में स्वरों की क्रमबद्धता जो है, क्रमबद्धता होना चाहिए। कभी भी आप अगर देखेंगे हमारे संगीत जो पद्धति है, एक तो हार्मोनिक होता है, एक मेलोडी होता है। तो हम लोग का जो मेलोडी होता है उसमें कर्मिक स्वरों का बात होता है। कर्मिक स्वरों का वादन ही क्या कहलाता है? हमारा स्वर व्यवस्था आता है, संगीत कहलाता है। तो स्वरों का क्रमबद्धता, क्रम में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी जा करके हम लोग सुंदर बनाए रखने के लिए जो है ना मेलोडी जो सुंदर बनाते हैं उसका प्रयोग होता है। आइए 98 के बाद 99 देखिए, पखावज में स्वर ऊंचा करने के लिए क्या करते हैं? तो आप लोग को जानकारी होना चाहिए। पखावज में अगर स्वर को ऊंचा करना है तो उसके आटा को क्या करते हैं? कम करते हैं। तो आटा को कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वर ऊंचा हो जाएगा। फिर देखिए, तबले के कितने वर्ण होते हैं? तो तबले के वर्ण पूछे जा रहे हैं। तबले के कितने वर्ण होते हैं? तो 10 वर्ण होते हैं तबले के। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा ए नंबर। फिर देखिए सी नंबर हो जाएगा 101 का। देखिए, इनमें से कौन सा ढोल मंदिरों में बजाया जाता है? तो आप जानते हैं इंडिका जो है आपको मंदिरों में बजाया जाता है। इंडिका कहाँ बजाया जाता है? मंदिरों में बजाया जाता है। ये वाला ढोल आपको मंदिरों में इंडिका बजाया जाता है। फिर देखिए, स्वर व्यवस्था में उच्चतम स्वर किसको कहा जाता है?
तो हम लोग जानते हैं एक होता है मध्य सप्तक, मध्य स्वर होता है, एक होता है मंद्र सप्तक, मंद्र होता है पहला, उसके पहला मंद्र होता है, दूसरा आपको मध्य हो जाता है और तीसरा जो है तार सप्तक हो जाता है। तो उच्चतम स्वर को तार सप्तक कहते हैं। ये मीडियम वाला स्वर हो गया जिसमें कि अधिक से अधिक लोगों का गला मध्य स्वर में फिट बैठता है, और मंद्र हल्का सा मंद्र और हल्का सा तार, बीच में जो है सबका गला अच्छा से बैठता है। इसीलिए तीन सप्तक माने गए, इससे ज़्यादा सप्तक की तक किसी का आवाज़ ही नहीं पहुंचता है जो और सप्तक माना जाए। तो राइट आंसर आपको हो गया बी नंबर। फिर देखिए हिंदुस्तानी संगीत पद्धति जो है, संगीत पद्धति का शुद्ध ध जो है वो आपको दक्षिण संगीत पद्धति में किस स्वर के समान है। तो वैसे यहाँ का शुद्ध रे हम लोग का जो कोमल होता है वो वहाँ का शुद्ध हो जाता है, और वहाँ का जो शुद्ध है वहाँ, तो हम लोग का जो शुद्ध है तो वहाँ का कुछ और हो जाता है। तो यहाँ का जो हम लोग का जो शुद्ध ध है वह दक्षिण संगीत पद्धति में आपको शुद्ध नी हो जाता है। क्या हो जाता है? शुद्ध नी हो जाता है। ये बात आप याद रखिएगा, और आप एक बार देख लीजिएगा सब कौन स्वर कहाँ हमारे पद्धति में क्या कहा जाता है। सा को हम क्या, सा को तो सब दोनों जगह साए कहते हैं, जैसे कि रे हम लोग का जो कोमल रे होता है वहाँ का शुद्ध रे हो जाता है। उसी प्रकार से आप सब स्वर एक बार देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। थाट का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? संगीत में, चित्रकला में, नृत्य में। तो थाट जो है हम लोग जानते हैं टोटल 10 थाट हम लोगों को माना गया है। इधर भारतीय संगीत जिसको कहते हैं या हिंदुस्तानी संगीत कहते हैं, थाट माना गया 10, और कर्नाटकी संगीत में आपको 19 थाट, अभी 19 गो थाट या मेल चलता है, लेकिन वेंकटमखी के द्वारा 72 माना गया था। और अभी कुछ देर पहले आप देखे थे पंडित सोमनाथ, तो पंडित सोमनाथ के द्वारा 23 माना गया था। ठीक ना, याद रखिए, सब प्रश्न सब पूछा जा सकता है, कुछ भी। आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है 105 में, कि संगीत में थाट का महत्व क्या है? संगीत में जो है थाट का क्या महत्व है? स्वरों की उच्चता, रागों का समूह, या संगीतीय अनुभूति? संगीत में थाटों का जो महत्व है वह रागों का समूह बताता है। थाट संगीत में रागों का समूह बताता है, जो कि संगीत को सुरक्षित रूप से प्रस्तुत करने में मदद भी करता है। संगीत को अगर सुरक्षित रूप में प्रस्तुत करते हैं तो थाटे की मदद से ना, रागों के समूह में व्यक्त करके। तो प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में इसको जो मेल कहा गया, क्या कहा गया? थाट को मेल भी कहा जाता है, आप जानते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। मेल स्वर समूह स्यादाग व्यंजन शक्तिमान किस ग्राम में कहा गया है? तो ये जो किस पुस्तक में यह बात कहा गया है? मेल स्वर समूह स्याद्राग व्यंजन शक्तिमान किस ग्रंथ में कहा गया है? तो ये आपको अभिनव राग व्यंजनी में कहा गया है। ठीक है, और यहाँ पे पुस्तक तो है ये नहीं, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। किस में कहा गया ये बात? अभिनव राग मंजरी, अभिनव राग मंजरी में यह बात कहा गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा अभिनव राग मंजरी, इनमें से कोई नहीं। राग किससे उत्पन्न होते हैं? तो राग जो उत्पन्न होते हैं सब जानते हैं कि थाट 10 थाट से ही क्या होता है, सब राग का उत्पत्ति होता है। फिर देखिए शुद्ध स्वरों वाला थाट कौन सा है? तो हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग शुद्ध थाट बिलावल को मानते हैं, और पहले जो है शुद्ध थाट आपको काफी को माना जाता है। अभी जो है हम लोग का जो बिलावल थाट है, इसी के सदृश आपको दक्षिण में, यानी दक्षिण संगीत पद्धति, कर्नाटक संगीत जिसको कहते हैं, कर्नाटक में कौन सा थाट माना जाता है? कर्नाटक में आपको कनगांगी को माना जाता है, कनगांगी को माना जाता है, याद रखिए, कनगांगी थाट को माना जाता है। कनकांगी होता है, कनगांगी नहीं, कनकांगी होता है। कनकांगी थाट को क्या माना जाता है? आपको दक्षिण में जो है शुद्ध स्वर वाला थाट माना जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। 109 में है दिर दा रा किस गत के बोल है? तो दिर दा रा किस गत के बोल है? तो हम लोग जानते हैं मसीद खानी गत के बोल है। एक तो होता है मसीद खानी गत, एक होता है राजा खानी गत। आपको इसको पश्चिमी या दिल्ली का बाज भी कहते हैं, उसी में से आता है ये पश्चिमी, और ये राजा खानी जो है आपको पूर्वी में आता है, पूर्वी बाज के अंतर्गत आता है राजा खानी गत, और पश्चिमी बाज के अंतर्गत आता है मसीद खानी गत। ये भी याद रखिएगा। राजा खां के द्वारा राजा खानी गत लाया गया था, मसीद खां के द्वारा। चलिए ताल क्या है? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ताल क्या है? नायक नायिका के भेद, या ध्वनि मापने का एक तरीका, या समय को मापने का एक तरीका। 1 2 ऐसे करके जो हम लोग ताल देते हैं, एक और ताली और दूसरा ताली के बीच में कितना समय का डिफरेंस होता है उसे मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा भी कहते हैं। तो ताल क्या हो गया? समय को मापने का एक तरीका हो गया। एक ताल से दूसरा ताल में कितना समय लगा? 1 2 3 4।
तो ऐसे ही जो समय लगता है तो उसे समय को मापने का ही तरीका क्या कहलाता है, ताल कहलाता है। फिर नेक्स्ट प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में निम्नलिखित में से कौन सा गीत गाया जाता है। तो उत्तर प्रदेश में जो वर्षा ऋतु होता है उसमें कजरी गीत गाया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा ज्यादा करके, तो ज्यादा करके आपको महिला के द्वारा यह गीत गाया जाता है, कजरी गीत उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो 111 का राइट आंसर क्या हो गया आपको। और यह जो है आमतौर पर उत्तर प्रदेश में आपको भोजपुरी भाषा में ही गाया जाता है, ठीक है ना, ये भी याद रखिएगा, भोजपुरी भाषा में कजरी जात के महिला के द्वारा गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 111 के बाद है 12, वादी किसे कहते हैं। तो हम कितना बार बता चुके आपको, वादी स्वर आपको प्रधान स्वर जो होता है या राजा की उपाधि इसी को दिया जाता है इसमें। और संवादी को कौन से सर, संवादी जो है उसको आपको मंत्री की उपाधि दिया जाता है, संवादी को मंत्री की उपाधि दिया जाता है, ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, आवर्तन का संबंध किससे है। आवर्तन का संबंध किससे है, ताल से। तो बिल्कुल ताल से ही हो जाएगा आवर्तन का संबंध, क्योंकि आवर्तन जो है संगीत में एक महत्वपूर्ण स्वर देखने को मिलता है जो कि ताल से संबंधित होता है। आवर्तन का अर्थ ही होता है ताल के मात्रा के पूरे होने के समय को क्या कहते हैं, आवर्तन कहते हैं। आवर्तन में अगर समय की गणना होती है जो कि गति और लय का सही समझ जो है महत्वपूर्ण दिखता है उसमें। आइए 113 का हो गया ताल। उसके बाद आइए 114 नंबर देखते हैं, कितना 114 114 नंबर देखिए क्या है, उत्तर भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं। तो जितना स्वर हम लोगों को होता है उतना ही स्वर कर्नाटक संगीत में भी होता है। तो टोटल 12 स्वर हो जाता है एक सप्तक में, सा रे ग म प ध नि। बस नाम थोड़ा सा अलग हो जाता है लेकिन स्वर कितना रहता है एक सप्तक में, 12 ही स्वर रहते हैं। 22 श्रुतियों में से जो है ना, 22 श्रुतियों में से हम टोटल आपको कितना 12 गो जो है, 12 गो श्रुति को लेकर के 12 स्वर कहिए कि 12 श्रुति कहिए, तो 12 जो श्रुति है इसको स्वर मान लेते हैं, शुद्ध स्वर मान करके। उसमें भी शुद्ध स्वर 12 नहीं होता, एक सप्तक माने हैं 12। इसमें भी आपको 7 जो है शुद्ध स्वर होता है, 5 क्या होता है, विकृत होता है। 5 में भी विकृत प्रकार में भी 4 होता है कोमल, रे ग ध्वनि आपको कोमल विकृत हो जाता है, मो आपको तीव्र विकृत हो जाता है। अब विकृत 2 प्रकार का होता है, एक तो स्वर ऊपर जाता है तो ऊपर भी जा सकता है, अपने जगह से ऊपर या नीचे जाए तो विकृत हो सकता है। 2 शब्द जो है विकृत नहीं होता है कभी, सा और प। वह अचल स्वर है क्योंकि वो सा का कोई दूसरा रूप नहीं होता है, ना ही प का कोई दूसरा रूप होता है, ना वो नीचे आ सकता है ना ऊंचे, अपने श्रुति से वो एक इधर उधर नहीं खिसकता है। लेकिन बाद बाकी रे ग ध्वनि जो है अपने श्रुति से पीछे आगे खिसक जाता है, इसीलिए उसका क्या होता है आपको वो उसका एक विकृत रूप होता है। पश्चिमी देशों में संगीत के अंतर्गत कौन कौन सी विधाएं आती है। तो हम लोगों को अगर संगीत की परिभाषा पूछा जाता है तो क्या बोलते हैं, गायन वादन और नृत्य के संगम को क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं। गायन वादन और नृत्य तीनों का अगर संगम होता है तब होता है नृत्य। लेकिन पश्चिम के देशों में आपको गायन और वादन रहे तबे उसको संगीत मानते हैं। तो गायन और वादन के विधा को क्या कहते हैं, संगीत कहते हैं पश्चिमी देशों में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राग रागनी वर्गीकरण का क्या अर्थ होता है। राग रागनी वर्गीकरण एक तालमान का नाम या संगीतमय स्वर स्थिति या रागों का वर्गीकरण। नाम से ही स्पष्ट है, राग रागनी वर्गीकरण, तो रागों का वर्गीकरण हो जाएगा। राइट आंसर आपको 116 का हो जाएगा, सी नंबर। राग वर्गीकरण जो है इसमें आपको वर्गीकरण जो है ना, यह वर्गीकरण जो होता है विभिन्न रागों और रागनियों में वर्गीकृत किया जाता है, और वर्गीकरण करने के बाद इसके भावनाओं और रास्तों से जोड़ा जा सकता है, इसलिए साहित्य भावना और मौसीकी के साथ भी इसको संबंध कर सकते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नाद के कितने भेद बताए गए हैं। तो नाद का भेद पूछा जा रहा है, तो नाद 2 ही प्रकार के भेद होते हैं नाद का। क्या क्या होता है, एक तो होता है आपका आहत नाद, एक होता है आहत नाद, एक होता है दूसरा अनाहत नाद। अनाहत नाद तो देखिए, आहत नाद वो होता है जिसका हम लोग प्रयोग कर अपने से आहत करके किसी वस्तु को पीट करके, जैसे कि ये देखिए ताली दिए 1 2 3, तो ये आहत नाद है। एक समय डिफरेंट इसमें जो है जितना समय का अंतर होना चाहिए उतना है, समय मापा रहता है, मात्रा मापा हुआ रहता है। लेकिन अनाहत नाद में उसका कोई यूज नहीं है संगीत में। संगीत में किस नाद का प्रयोग करते हैं हम लोग, आहत नाद का। तो राइट आंसर आपको हो गया बी नंबर। फिर देखिए, स्वर व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है। राग सुंदर बनाए रखने के लिए, या ताल को सही बनाए रखने के लिए, या संगीत की संरचना में मदद करने के लिए। तो स्वर व्यवस्था जो आप देखते हैं, स्वर व्यवस्था इसलिए जरूरी है कि राग सुंदर बना रहे, इसीलिए स्वर व्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो जाता है।
क्योंकि अगर राग सुंदर अगर स्वर व्यवस्था सही नहीं होगा संगीत में, तो राग सुंदर ढंग से हम लोग प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, कहीं से कहीं कुछ गा देंगे। स्वर व्यवस्था संगीत में महत्वपूर्ण भूमिका यही निभाता है, क्योंकि स्वरों को विभिन्न रूप और पैटर्न में अगर व्यवस्थित करते हैं करने में यह क्या करता है, हम लोगों का मदद करता है। आइए स्वर समृद्धि का अब देखते हैं राग वर्गीकरण जो है आपको, इसमें रागों को कैसे वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो रागों का जो वर्गीकरण होता है वह आपको स्वर समृद्धि के आधार पर होता है। राग का वर्गीकरण ताल के आधार पर तो होगा नहीं, राग का वर्गीकरण स्वरे पर होगा, तो स्वर समृद्धि के आधार पर क्या होता है, राग का वर्गीकरण होता है, राग रागनी वर्गीकरण। तानसेन पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया था, तो आप लोग जानते हैं तानसेन पुरस्कार से पंडित राम चतुर मलिक को सम्मानित किया गया था, और इसी राम चतुर मलिक के नाम पर जो है अपने बिहार में भी सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया जाता है संगीत में। ठीक है, तो तानसेन पुरस्कार किससे सम्मानित किया गया, तो राम चतुर मलिक हो गया। 120 का चलिए 101 और ये जो थे ना तानसेन पुरस्कार जो इसको मिले थे मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया था तानसेन पुरस्कार। ठीक है, और हम लोग के जो बिहार सरकार के द्वारा जो दिया जाता है पंडित राम चतुर मलिक संगीत पुरस्कार, वो सर्वोच्च पुरस्कार है बिहार का। ठीक ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, पंडित राम चतुर मलिक का जो जन्म है वह कब हुआ था, तो राम चतुर मलिक का जन्म आपको 1902 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा ए। बिहार के किस जगह पे हुआ था इसका जन्म, इसका जन्म जो हुआ था बिहार के दरभंगा, याद रखिएगा दरभंगा में, इसका दरभंगा, बिहार के दरभंगा के साइड में हुआ था। आपको दरभंगा में कहाँ हुआ था, चमथा गांव था एक, दरभंगा में कौन गांव था, चमथा गांव, वहीं पे इसका जन्म हुआ था आपको राम चतुर मलिक का। 121 के बाद आइए 120 नंबर देखते हैं। 120 कहाँ है, 120 इधर था कि और प्रश्न बचा हुआ था ना, 121 तक हो गया था ना। 122 नंबर आइए देखते हैं। हाँ 122 क्या है कि पंडित राम चतुर मलिक की गुरु शिष्य परंपरा में कौन सी है, तो देखिए पंडित राम चतुर मलिक का जो शिष्य था जिसके द्वारा क्या किया गया था, और इसके जो पंडित राम चतुर मलिक के जो द्वारा विधा सब बनाया गया था उसको आगे रखने का, मलिक जी के जो सबसे विशेष देखा जाता है आपको, ये राम चतुर मलिक के प्रमुख शिष्य में अगर देखते हैं तो ये हो जाता है उत्कृष्ट अभय नारायण मलिक। उत्कृष्ट अभय नारायण मलिक जो है यह आपको उसके शैली को क्या करते हैं, पंडित राम चतुर मलिक के शैली को आगे बढ़ाने का काम करते हैं उत्कृष्ट अभय नारायण मलिक। राइट आंसर हो गया ए नंबर। फिर देखिए एंड पिन किस वाद्य से संबंधित है, तो एंड पिन आपको किस वाद्य से संबंधित हो जाएगा, इसराज है, वायलिन है, तानपुरा है। तो एंड पिन हम लोग देखते हैं कि वायलिन में प्रयोग आता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 100, तो इसका क्या हो जाएगा बी नंबर। फिर देखिए 3 4 विभाग जो है कौन सी ताल में होता है, तो चार विभाग आपको कहरवा ताल में देखने को मिलता है, और जो कि 8 मात्रा का तार होता है, ताल होता है, और इसमें आपको 4 विभाग देखने को मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर देखिए पंडित रविशंकर को किस विशेष सम्मान से नवाजा गया है, तो पंडित रविशंकर को आप जानते हैं कि भारत रत्न दिया गया था 1999 ईस्वी में। कब दिया गया था, 1999 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपको हो गया ए नंबर। फिर पंडित रविशंकर ने किस वर्ष में भारत रत्न प्राप्त किया, लीजिए वो भी प्रश्न आ ही गया। तो भारत रत्न आपको 1999 ईस्वी में पंडित रविशंकर को दिया गया। फिर प्र प्लस बंध क्या कहलाता है, प्र प्लस बंध जो है प्रबंध कहलाता है। हम लोग जानते हैं कि इसका अर्थ होता है ये गे रचना है जिसमें कि अंगों को सुंदर ढंग से बांधा जाता है, और प्रबंध की संज्ञा इसे दिया जाता है, तो प्रबंध हो जाएगा। राइट आंसर सी नंबर। फिर देखिए हिंदुस्तानी संगीत पद्धति का जो कोमल रे है वह दक्षिण संगीत पद्धति में क्या होता है, शुद्ध रे हो जाता है दक्षिण संगीत पद्धति में। हमारा जो कोमल रे है वो दक्षिण संगीत पद्धति का क्या हो जाता है, शुद्ध रे हो जाता है। लेकिन हमारा जो शुद्ध ध है वह दक्षिण का नी हो जाता है, शुद्ध नी हो जाता है। ये भी बात याद रखिएगा, हमारा जो शुद्ध ध है वो दक्षिण का क्या हो जाता है, दक्षिण का शुद्ध नी हो जाता है। तो सब प्रश्न इंपोर्टेंट है, इसमें एक एक प्रश्न इंपोर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, समझिए। तो आप अगर वीडियो को स्किप करके देखते हैं तो आपको सही लाभ नहीं मिल पाएगा। देखिए गुण दोष क्या है, संगीत के राग, गीत के बोल, या किसी गायक की क्षमता और कमियां। गुण दोष क्या है, किसी का गुण या दोष देखते हैं, वो किसी गायक की क्षमता ही ना, और उसका क्या कमी है, उसका क्षमता कैसा अच्छा है, यही सब ने देखते हैं। उसमें क्या उसका सुर ताल कैसा है, या वो कैसे बजाते हैं, कमियां उसको देखते हैं, तो क्या होता है गुण दोष देखा जाता है। पंडित रविशंकर के साथ किस विदेशी वायलिन वादक ने सबसे अधिक जुगलबंदी बजाई,
तो आप जानते हैं यहूदी मेन्यूहिन जो है, यही जो है आपको यहूदी मेन्यूहिन पंडित रविशंकर के साथ सबसे ज़्यादा जुगलबंदी बजाई। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर। उसके बाद आइए, कर्नाटक संगीत में खंड खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? 3 है, 4 है, 5 है। तो कर्नाटक संगीत में आपको 5 मात्राएं, खंड जाति में कितनी मात्राएं होती है? तो 5 मात्राएं होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तानपुरा का जो दूसरा तार है वह किस स्वर से मिलाते हैं? तानपुरा का जो दूसरा तार आप देखते हैं वह किस स्वर से मिलाते हैं? मध्य सा से मिलाते हैं। तानपुरा का दूसरा तार आपको मध्य सा से मिलाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तानपुरे में कितना 4 तार होता है ना, तो 4 तार होता है तानपुरे में। इसमें क्या होता है, पहला तार और लास्ट तार पीतल का होता है, अति क्या कहते हैं हम लोग का, यानी मेल का होता है पीतल का, ठीक है। महिला का जो होता है 1 से 3 तक 3 तार जो होता है वो होता है आपको लोहा का, और चौथा तार होता है पीतल का। लेकिन हम लोग के जो है 2 तार होता है, लास्ट फर्स्ट और लास्ट हो जाता है पीतल का, और बीच वाला जो होता है लोहा का होता है। तो ये बात आप याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 132 के बाद आइए चलिए 133 नंबर में चलते हैं। क्या है 133 नंबर में है कि तबलावाद किस वाद से बना है? तबलावाद जो बना है आपको, हम लोग जानते हैं कि पखावज को 2 भाग में काट करके अमीर खुसरो के द्वारा कहा जाता है कि तबला को 2 भाग में, पखावज को 2 भाग में काट करके उसको तबला बना दिया गया। तो राइट आंसर हो गया सी नंबर। फिर देखिए जाकिर हुसैन संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं जाकिर हुसैन तबला वादक थे, बहुत ही अच्छे तबला वादक थे जाकिर हुसैन। फिर देखिए एक ताल में खाली कौन कौन सी मात्रा पर होती है? तो हम लोग जानते हैं एक ताल होती है 12 मात्रा का, ठीक ना, और 6 विभाग होता है इसमें। तो 6 विभाग होता है, तो एक तो 2-2 विभाग होता है, 2-2 मात्रा का होता है। तो 2 मात्रा रहता है तो एक पर इधर पहला पे ताली रहता है, ठीक ना, 2 मात्रा होता है तो एक पर ताली होता है, 1-2 ऐसे रहता है। फिर 3-4 हो जाता है, फिर 5-6 हो जाता है, तो इस पे 1 पर और 2 पर रहता है, तो ऐसे 1 पर इस पे ताली हो जाता है, इस पे फिर खाली हो जाता है। तीसरा मात्रा पे क्या होता है, खाली हो जाता है, और फिर जाकर के आपको 7वां मात्रा पर खाली हो जाता है। तो राइट आंसर आपको हो जाएगा 3 और 7। तो एक ताल में खाली कौन सी मात्रा पर होता है? 3 और 7 मात्रा पर। फिर देखिए तबला किस वर्ग विशेष का वाद है? तो तबला जो है ना आपको अवनद वाद की श्रेणी में आता है तबला, और इसके घन वाद में भी आ सकता है, क्योंकि इसको भी पीट के बजाते हैं और तबला को भी क्या पीट के बजाते हैं। तो तबला आपको हो जाएगा वितत और घन दोनों हो जाएगा। उपयुक्त में 1 से अधिक आंसर ले लीजिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, इनमें से खुले बोल की कौन सी ताल है? मत ताल जो है यह आपको खुले बोल की ताल है। तो राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, मत ताल आपको खुले बोल की ताल। साप कौन सा स्वर है? तो आपको बता चुके हैं साप जो है अचल स्वर है, ये एकदम हिल डुल नहीं करते हैं। चल स्वर की संज्ञा किसे दी गई है? तो बाद बाकी जो 5 गो स्वर बच जाता है, रे, ग, ध, नी और म जो बच जाता है, ये चल स्वर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि ये चारों स्वर, एक तो इसका चारों का क्या होता है, कोमल स्वर होता है, ठीक ना, रे ग ध्वनि। अब म क्या होता है, म का तीव्र स्वर होता है, तीव्र होता है, तीव्र विकृत होता है। तो राइट आंसर आपको क्या हो जाएगा, साप अचल स्वर। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रातः गेय राग है? प्रातः काल में जो गेय राग है, गाने वाला राग है, वो आपको देशकार राग है, प्रातः काल में गाते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद देखिए राग में कम से कम कितने स्वर प्रयुक्त किए जाते हैं? तो हम लोग जानते हैं कि कम से कम राग होने के लिए उसमें 5 स्वर यानी औडव जाति का होना जरूरी है, क्योंकि जाति टोटल 3 ही हो गया। एक होता है औडव, यानी औडव मतलब हुआ 5 स्वर कम से कम। एक होता है साड़व, कम से कम 6 स्वर हुआ, साड़व मतलब 6। और एक होता है संपूर्ण, संपूर्ण में कितना 7 स्वर होता है। तो 3 प्रकार कम से कम 5 होना ही चाहिए, अधिक 7 हो जाता है। चलिए 140 के बाद आइए 141 नंबर देखते हैं। 141 में क्या है, राग वृंदावनी सारंग का संप्रकृति राग कौन है? काफी, सुर मल्हार, मियाँ मल्हार। देखिए सुर मल्हार, मियाँ मल्हार ये सब राग आपको तानसेन के द्वारा दिया गया था, और काफी तो शुद्ध थाट पहले माना जाता था। तो राग वृंदावनी सारंग का संप्रकृति राग इनमें से कोई है ही नहीं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ई। राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए? तो आप देख चुके हैं राग में कम से कम 5 स्वर होना चाहिए। बाज से क्या तात्पर्य है? बाज से तात्पर्य है पूर्वी बाज होता है, पश्चिमी बाज होता है, तो शैली होता है। एक बाज की क्या है, शैली है। तो राइट आंसर हो जाएगा बाज क्या हो जाएगा, एक शैली है। ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? तो ध्रुपद के जो भाग होते हैं 1 है, 2 है, 3 है। तो ध्रुपद के भाग होते कहाँ? ध्रुपद होते हैं सिर्फ ध्रुपद, जैसे कि ध्रुपद हो गया, ख्याल के जैसे 2 भाग है, विलंबित ख्याल और द्रुत ख्याल होता है। तो एक विलंबित ख्याल में गाते हैं, एक द्रुत ख्याल में।
तो वैसे ही इसका ख्याल का प्रकार है, लेकिन ध्रुपद तो एक ही होते हैं, तो इसका ध्रुपद के कोई भाग होता नहीं, इनमें से कोई नहीं। ध्रुपद के कितने भाग होते हैं? अगर ध्रुपद के भाग अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप जवाब दीजिए, ध्रुपद के कितने भाग होते हैं। ठीक, गत के कितने प्रकार होते हैं? तो गत के जो प्रकार है वो आपको गत के कितने प्रकार होते हैं? एक तो होता है मस्जिद खानी गत है, एक क्या होता है? रजा खानी गत, दुए न गत होता है। तो देखिए 2 गत हो जाएगा, एक मस्जिद खानी गत होता है, गत में मस्जिद खानी गत होता है, और दूसरा एक क्या होता है? रजा खानी गत होता है। तो ये बात आप याद रखिए, गत पूछा जा सकता है। कौन कौन गत? मस्जिद खानी गत और रजा खानी गत। मस्जिद खानी गत को आपको पश्चिमी बाज में आता है, पश्चिमी बाज कहते हैं, और रजा खानी गत आपको पूर्वी बाज में आता है। ये भी बात आप याद रखिएगा। मस्जिद खानी पश्चिमी बाज को दिल्ली बाज भी कहते हैं, पूर्वी बाज को, इसको जो है पूर्वी बाज को लखनऊ बाज भी कहते हैं। ये भी बात आप याद रखिएगा। इसको लखनऊ बाज कहा जाता है, लखनऊ बाज कहा जाता है पूर्वी बाज को, पश्चिमी बाज को आपको दिल्ली बाज कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद देखिए आवृत्ति से क्या तात्पर्य है? आवृत्ति क्या है? ठेका, सम या एक पूरा चक्र। तो आवृत्ति से आपको क्या तात्पर्य है? आवृत्ति से जो है ना एक पूरा चक्र का तात्पर्य है। आवृत्ति क्या होता है? एक आवर्त करना, आवर्त लगाना, तो एक पूरा चक्र हो गया आवृत्ति। प्राण पिया किसका उपनाम है? तो प्राण पिया जो आप विलायत हुसैन खां है उसे ही प्राण पिया के नाम से जानते हैं। तो प्राण पिया किसका उपनाम था? विलायत हुसैन खां को प्राण पिया के नाम से जानते थे। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा गया, देखिए हम टिक करके रखे हुए हैं। तो प्राण पिया किसका उपनाम है? तो विलायत हुसैन खां हो जाएगा। फिर देखिए विकृत जातियां कितनी है? तो विकृत जातियां आप लोग जानते हैं, विकृत जातियां पूछा जा रहा है। तो वैसे विकृत स्वर की बात करें तो विकृत स्वर कै गो होता है? 5 गो होता है विकृत स्वर। विकृत स्वर होता है 5 गो, रे ग द नि और कोमल और म विकृत हो गया। लेकिन यहाँ विकृत जातियां जो है आपको 11 दिया जाता है। ठीक है, राइट आंसर आपको हो गया सी नंबर। तो ताल शब्द किस धातु से बना हुआ है? तो ताल शब्द आप जानते हैं तल धातु से बना हुआ है, राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। फिर देखिए अनुद्रुत चिन्ह कितनी मात्राओं का होता है? अनुद्रुत चिन्ह जो है ये आपको कितनी मात्राओं का होता है? तो 2, 4, 12 नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो देखिए 150 के 150 तक जो है 80 70 से लेकर के 150 तक जो 80 प्रश्न है, पूरे 80 प्रश्न का विश्लेषण हो चुका है। 80 प्रश्न में समझिए आपको 150 के आसपास प्रश्न देखने को मिला होगा, बीच में कुछ कुछ एक्स्ट्रा चीज जो बताए हैं। तो अगर आप रेगुलर ऐसे ही देखते रहते हैं तो आपको जो है बहुत लाभ मिलेगा एग्जाम में। तो चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, छठा टेस्ट सीरीज लेकर के। वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।